हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रीवियस ईयर्स पेपर डिस्कशंस। ये हमारा एक सीरीज में चल रहा है जो यहाँ पर अब पेपर का डिस्कशंस, फुल पेपर का डिस्कशंस का सीरीज 2021 पर एंड करेगा। एंड इसके बाद हमारा चैप्टर वाइज PYQ नीट का पेपर डिस्कशंस स्टार्ट होगा। अ, इसलिए मैं फिर से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंटिन्यू रखो ताकि जो फर्दर वीडियो अपलोड होता है उससे आप अवेयर रहें। चलिए, आज हमारा सेशन है 2021 नीट का फिजिक्स का पेपर। हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशंस एंड ये फुल्ली पूरी डिटेल डिस्कशन होगी एंड आपकी जो कमिंग एग्जामिनेशंस है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। लेट अस स्टार्ट। ये 2021 का पहला क्वेश्चन है। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट्स का क्वेश्चंस है कि एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। An electron is moving with a speed this and the perpendicular distance between the conductor is given to you 20 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रॉन्स पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चंस है। आप अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगती है उसकी वैल्यू आपको नोन है। उस फोर्स को हम लोग क्यू वी बी एंड साइन थीटा से फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बोल रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज पता है एंड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है आपके पास। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण यहाँ पर निकाल करके इस फार्मूले में फिट कर देंगे तो आपको फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस वायर के कारण इस पॉइंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो आपको सिंपली उसके लिए एक फार्मूला यूज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2I अपॉन आर, यानी कि डी जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप 10⁻⁻7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड ये डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 20/100 हो जाएगा। तो 5 एंड इंटू 10 से आप एक जीरो को कैंसिल कर ले तो ये 10⁻, ये 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 टेस्ला आ गया। अब हमें सिंपली उसमें फाइंड वैल्यू फिट कर देना है। तो फोर्स अगर देखें तो फोर्स विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज हम यूज करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड वेलोसिटी आपको 10⁵ दिया हुआ है एंड मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है 1/2 इंटू 10⁻⁻5 एंड थीटा 90 है तो साइन 90 1 हो गया। तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर। अब अगर देखें तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया एंड यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 0.8 आ गया। तो 0.8 इंटू 10⁻⁻19 आ गया। इसको 8 इंटू 10⁻⁻20 लिख सकते हैं आप। सो दिस इज 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। तो इसका आंसर मैग्नीट्यूड में फोर्थ पोर्शंस हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्शंस नहीं पूछा है, लेकिन यूजुअली इस क्वेश्चंस में डायरेक्शंस की हो सकता है फर्दर क्वेश्चंस में नीड पड़े आपको। तो डायरेक्शंस आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर इस वायर की यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये परपेंडिकुलर अप है। तो आप इंडेक्स फिंगर को परपेंडिकुलर अप ले जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो उसके कारण जो करंट होगी वो अपोजिट होगी। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर अगर फोर्स पूछा हुआ होता तो फोर्स इस डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगता। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शंस को जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से है। ए बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एन। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एन दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो अगर आप सिंपली देखें, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशंस में अगर हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस लिख दिया y इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के वाई स्क्वायर से लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू फिट करें तो दिस इज द हाफ के एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं, एंड हाफ के ए स्क्वायर एंड यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। तो हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगर बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एन, तो यहाँ पर आप ओमेगा को 2 पाई एन लिख सकते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एन लेने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर अगर 2 पाई एन रखेंगे तो वो 2n हो जाएगा। तो ये आपका 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एन आ जाएगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2n हो जाएगी। इसका मतलब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस में अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी n है, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2n होगी। तो वैसे इसका आंसर 2n होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी का भी फ्रीक्वेंसी, अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी n है तो काइनेटिक एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी 2n होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी का भी फ्रीक्वेंसी 2n होगा। अगर इसको फिजिकली समझने की कोशिश करें, तो अगर ये मीन पोजीशंस है, तो मीन पोजीशंस पर वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, एंड जब ये वापस आएगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम होगी। इसका मतलब वन ऑसिलेशंस में 2 बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्स है एंड पोजीशंस पर, एंड यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब वन ऑसिलेशंस में आपका पोटेंशियल एनर्जी भी 2 टाइम्स मैक्सिमम है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस अगर n है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की फ्रीक्वेंसी 2n होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक चेन ऑफ रिएक्शंस दिया हुआ है। तो इस रिएक्शंस में अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल या बीटा माइनस पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करना है। तो अगर आप इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए ये एक एटम है एंड अगर अल्फा पार्टिकल निकलती है तो यहाँ पर y z-2 एंड a-4 एंड प्लस हीलियम एंड 2 एंड 4 एंड एनर्जी रिलीज को Q वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब ड्यूरिंग अल्फा डिके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4। तो ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट रखना है। एंड फिर से अगर देखें तो एक्स जेड ए एंड यहाँ पर सपोज करिए कि वाई जेड प्लस 1 एंड ए है, तो यहाँ पर हम पॉजिट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं ताकि नीचे वाला बैलेंस रहे। तो ये 0 हो गया एंड इलेक्ट्रॉन्स को हम बीटा माइनस बोलेंगे, बीटा माइनस पार्टिकल्स। तो अब अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन से एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करता है, जबकि अल्फा पार्टिकल्स के एमिशन से एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज करता है। एंड एक और ले लेते हैं कि अगर एक्स जेड ए, तो यहाँ पर अगर आप z-1 एंड a लिखें तो यहाँ पर हम पॉजिट्रॉन ले सकते हैं, दैट इज द 1 एंड 0, एंड इसको हम बीटा प्लस पार्टिकल बोलेंगे। तो पॉजिट्रॉन के एमिशन से एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन से एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करता है, एंड अल्फा पार्टिकल्स के एमिशन से एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज करता है। ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। अब आप यहाँ पर इसी इंफॉर्मेशंस को लगाओ। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट वाले पोर्शंस में आपका एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज कर रहा है,
तो एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब पॉजिट्रॉन या बीटा प्लस पार्टिकल्स, तो इसका मतलब फर्स्ट में आपका बीटा प्लस पार्टिकल निकल रहा है। दूसरे में देखिए कि आपका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर रहा है, तो 2 से डिक्रीज करता है अल्फा पार्टिकल एमिशंस में, इसका मतलब सेकेंड वाले में अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। एंड थर्ड वाले में एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर रहा है, Z-3 से Z-2 हो रहा है। 1 से इंक्रीज कब करता है? जब आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलता है जो कि बीटा माइनस है, तो इसका मतलब इस वाले में आपका बीटा माइनस निकल रहा है। तो इसका मतलब इस रिएक्शंस में एक बीटा प्लस, एक अल्फा, एक बीटा माइनस हो रहा है। तो आपका अगर देखें तो पहला जो है वो बीटा प्लस है, तो पहला बीटा प्लस हो गया, ये ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। पहला बीटा प्लस है, दूसरा अल्फा है, एंड तीसरा बीटा माइनस है, तो थर्ड ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि ग्रेविटेशन से ये क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वी, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अनदर प्लैनेट having a radius 4 times that of the earth and same mass density। तो आप सबसे पहले जो एस्केप वेलोसिटी का नॉर्मल फार्मूला है वो आप कलेक्ट कर लो, तो दैट इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर, ऐसा बोल रहा है। अब जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है उस फॉर्मेट में इस फार्मूला को चेंज कर लेंगे। जैसे क्वेश्चंस में रेडियस और डेंसिटी के टर्म में बोल रहा है, ये डेंसिटी के टर्म में बोल रहा है, तो हम उसी हिसाब से इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर, सो दैट इज 2g/r, एंड यहाँ पर लिखेंगे आप 4/3 πr³ एंड इनटू डेंसिटी, एंड होल आपका रूट में है। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बच गया, तो आर आपका बाहर आ गया, एंड डेंसिटी बच जाएगा, एंड बाकी कांस्टेंट है। इसका मतलब हमने क्या किया कि गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इसके वेलोसिटी को अलग चेंज कर लिया रेडियस एंड डेंसिटी के फॉर्म में। अब अगर कह रहा है कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, तो हम लिखेंगे escape velocity of earth and escape velocity of the planet will be equal to r अंडर रूट रो एंड डिवाइडेड बाय, अब देखिए प्लैनेट की रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है, तो इसको यहाँ पर 4r लिखेंगे, लेकिन डेंसिटी सेम है तो ये सेम रहेगा। तो यहाँ पर r एंड r कैंसिल हो गया, तो प्लैनेट से जो escape velocity होगा दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द escape velocity ऑफ अर्थ, एंड यहाँ पर v को v लेने के लिए बोल रहा है, इसलिए 4v हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स। तो पहला इंफॉर्मेशन वो दे रहा है कि हाफ टाइम पीरियड 100 आवर्स दिया हुआ है। The fractional of original activity that will remain after 150 hours। तो अगर देखें तो t इजकल टू 1/50 आवर्स के बाद कितनी फ्रैक्शंस ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी बचा हुआ है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप देखें तो जनरल n इजकल टू n नॉट e⁻⁻λt लिखते हैं, एंड इसको हम n इजकल टू n नॉट 2n लिखते हैं, जहां पर जो t है दैट इज नंबर ऑफ हाफ्स एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ टाइम पीरियड, ऐसा यूज करते हैं। n इज हेयर द नंबर ऑफ हाफ्स, नंबर ऑफ हाफ को अगर हाफ टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल टाइम देगा आपको। अब एक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप एक्टिविटी के लिए भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हो कि A इजकल टू A नॉट एंड e⁻⁻ यानी कि A को आप A नॉट एंड 2n लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको n की वैल्यू यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 150 दिया हुआ है टोटल टाइम, एंड n एंड हाफ टाइम पीरियड
100 दिया हुआ है, तो एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो n का वैल्यू 3/2 आ गया। अब ये 3/2 यहाँ पर फिट कर दो, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज द ओरिजिनल एक्टिविटी। तो इसका मतलब इस गिवन सिचुएशन के बेसिस पर ओरिजिनल एक्टिविटी का 1 इतना टाइम्स बचेगा। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सेकेंड होगा। इसको आप 2√2 लिख सकते हो, इसको 1/2√2 ओरिजिनल एक्टिविटीज ऐसा लिख सकते हैं। तो सेकेंड इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि a convex lens A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d is यहाँ पर अगर देखें तो ये कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ये मान लीजिए कि आपका कनकेव लेंस है एंड इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर पैरेलल रे आए तो ये इसके फोकस से क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर सपोज करिए कि ये इस तरह से क्रॉस कर रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये फोकस है इसका, इसका मतलब ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ से जो ये लेंस का नाम A है और ये B है, तो B से जो रे निकल रही है वो भी पैरेलल हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। इसका मतलब श्योर है कि ये जो रे आ रही है वो इस लेंस के फोकस से आ रही है। ये रे जो आ रही है ये आपका इस लेंस का, यानी कि दिस इज द फोकस ऑफ द बी। तो यहाँ से इसका मतलब, और ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब जो इस लेंस की जो रे है वो दूसरे लेंस के फोकस से आ रही है, तभी वो पैरेलल हो पाएगा। एंड ये अगर टोटल डिस्टेंस को हम d एज्यूम कर लें तो d विल बी इक्वल टू 20 एंड प्लस 5, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आपका 25 सेंटीमीटर इस केसेस में आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये AC सर्किट का क्वेश्चंस है कि एक कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V given by this, the displacement current between the plates of the capacitor would then given by। अब अगर इस जो हम PYQ का सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, अगर इस पेपर को एनालिसिस करोगे तो ऑलमोस्ट हर एक साल डिस्प्लेसमेंट करंट से क्वेश्चन पूछा है, हर एक साल जिस भी फॉर्म में पूछा हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन हर साल है। तो यहाँ पर अगर देखें कि ये एक कैपेसिटेंस है, यहाँ पर एक AC सोर्स कनेक्टेड है, इसकी कैपेसिटेंस C है, एंड यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V इजकल टू V0 साइन ओमेगा t है। तो आप इसको AC सर्किट से भी फाइंड कर सकते हैं एंड ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि जो कंडक्शंस करंट है IC और डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बीच में होगा। ये कई बार डिस्कशन हो चुका है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होती है, उस रीजन में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट चार्जिंग वाले प्रोसेस में इसी रीजन में अराइज होगा, ये कई बार डिस्कशन हो चुका है। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट को आप एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt से लिखते हैं, ये कई बार हो चुका है। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट करंट और आईसी कंडक्शन करंट दोनों सेम है, तो इसको दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। लेट ये हमने मेथड 1 ले लिया। हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के
बराबर है, एंड यहाँ पर इसको हम डी क्यू अपन डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी अपन डी टी एंड क्यू की जगह पर सी वी लिख सकते हैं। तो v का वैल्यू फिट करें तो यहाँ पर सी वी नॉट बाहर आ जाएगा, यहाँ पर डी बाई डी टी एंड साइन ओमेगा टी आ जाएगा। एंड साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो ये ओमेगा सी वी नॉट एंड कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो इसके बेसिस पर अगर देखें तो वी नॉट ओमेगा सी एंड कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2। देखिए, आप डिस्प्लेसमेंट करंट फिर से कंडक्शन करंट के इक्वल है, एंड इसको आप v अपॉन एक्सी से लिख सकते हैं। तो एक्सी का वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ये हमें नोन है कि एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो यहाँ पर ओमेगा सी एंड v की जगह पर जो इक्वेशन है वो दिया हुआ होगा। तो हम यहाँ पर v नॉट साइन ओमेगा टी तो लिखेंगे, लेकिन कैपेसिटर्स में वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है, एंड कैपेसिटर सर्किट में करंट लीड करता है बाय पाई बाय 2, वोल्टेज लैग करता है। तो अगर आप वोल्टेज का इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी लोगे तो करंट का इक्वेशन में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप प्लस पाई बाय 2 लिखोगे, एंड साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा सी वी नॉट एंड फिर से कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, यानी कि उससे भी यही आ जाएगा। आपको जो भी इजी लगता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट देखते हैं। ए स्मॉल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट ए टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0। लेट एस एन बी द डिस्टेंस traveled by the block in the interval this, then the, इसका मतलब सिंपल है कि आपको nth सेकेंड एंड एस एन प्लस 1th सेकेंड्स के बीच के डिस्टेंस के रेशियो को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एंड अगर आप nth सेकेंड्स का फार्मूला लिखें तो u n प्लस a बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2n एंड माइनस 1 ऐसा फार्मूला लिखते हैं। एंड रेस्ट से वो स्टार्ट किया है, इसीलिए u का वैल्यू 0 है। तो पहला अगर हम एस एन लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू 0। अभी हम a का वैल्यू नहीं फिट कर रहे हैं, चूंकि रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये 2n-1 हो जाएगा। एंड अगर हम एस एन प्लस 1 लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू 0 एन प्लस a बाई 2, एंड यहाँ पर 2n+1 एंड -1 लिखेंगे। तो ये आपका a बाई 2 एंड 2n प्लस 2 एंड -1, तो ये +1 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम nth सेकेंड एंड n प्लस 1th सेकेंड्स की रेशियो को फाइंड करने की कोशिश करें तो ये कितना आ जाएगा, 2n-1 एंड डिवाइडेड बाय 2n एंड +1 ऐसा आ जाएगा। तो 2n-1 एंड 2n+1 ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्री वर्टिकल मोशंस का एक क्वेश्चन है। ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम ए हाइट s from the surface of the earth at a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर आप देखो तो ये कह रहा है कि ये आपकी हाइट है अर्थ के सरफेस से, एंड ये s है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड यहाँ से आप ड्रॉप किए हो। तो एक सर्टेन इंस्टेंट में, जैसे मान लीजिए कि ये y डिस्टेंस है, अब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी।
आपका उस मोमेंट में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी फाइंड कर लो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2g एंड y का अंडर रूट हो जाएगा। एंड अर्थ के सरफेस से अगर देखेंगे तो ये वाली हाइट जो है वो दैट विल बी s माइनस वाई। तो यहाँ पर अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखें तो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर की जगह पर आप 2g y लिख सकते हो इक्वल टू 3 टाइम्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एस माइनस वाई। पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ से 2 को कैंसिल कर देते हैं और एम जी आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3s एंड माइनस 3y। तो ये y की वैल्यू 3s/4 आ गया। अब यहाँ पर उस मोमेंट में यानी कि इस पोजीशंस पर हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो हाइट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा? s माइनस वाई, एंड y की जगह पर क्या निकाले? 3s/4। तो ये हमारा s/4 हो गया। इसका मतलब हाइट हमारा s/4 हो गया। तो हाइट s/4 दो में है, आइदर 1 या 4, तो दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी है 3u। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट विल बी इक्वल टू एम जी, एंड हाइट है, ये जो हाइट है ये हमने h निकाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच लिखेंगे एंड h की जगह पर s/4 लिखेंगे। तो ये s/4 हो गया। यहाँ से m और m को कैंसिल कर दो और एक 2 को कैंसिल कर दो। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 3gs/2 का अंडर रूट। अब अगर देखेंगे तो s/4 यहाँ पर है, यहाँ पर रूट नहीं है, उसमें रूट है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए करंट इलेक्ट्रिसिटी का है एंड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ए पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ ईएमएफ गिव्स द बैलेंस पॉइंट 36 centimeter of length of the wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? तो आप अगर पोटेंशियोमीटर का डायग्राम देखें, ये आपका ड्राइवर सेल है, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है। दिस इज वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर ए बी, जो यूजुअली यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। एंड यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेल लगाते हैं जिसकी ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना है। एंड गैल्वेनोमीटर है, एंड आप नल पॉइंट फाइंड करते हैं, यानी कि इधर से जो करंट है उसकी वैल्यू 0 लेते हैं। तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एंड अगर आपका एल लेंथ है और इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं, अगर उसको k है, तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर k है तो एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के एल हो जाएगा। एंड वो यहाँ पर जो सेल है उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आपका जनरल जो है कंसेप्ट के एल इजकल टू जो स्टैंडर्ड सेल के है उसकी ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में अगर देखें, यहाँ पर लेट के नोन है हमें, तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि अगर आप 1.5 वोल्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस लेंथ 36 सेंटीमीटर है, यानी कि k मल्टीप्लाइड बाय 36 विल बी इक्वल टू 1.5।
अब ये कह रहा है कि अगर 1.5 वोल्ट को हम 2.5 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे तो बैलेंस लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पर हमें L नहीं पता है लेकिन EMF 2.5 लिया है, तो दोनों को अगर डिवाइड कर लें तो 36 डिवाइडेड बाय L विल बी इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये 3/5 आ गया एंड यहाँ से ये 12 हो गया। तो लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड है। तो आपका 60 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW से क्वेश्चंस है। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेटिंग इन x डायरेक्शंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखें तो अगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है एंड इस डायरेक्शंस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो Z एंड Y एंड X ऐसा ले रहे हैं हम। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका तीनों ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पर जिस कॉम्बिनेशन का डॉट प्रोडक्ट को वो हमारा आंसर होगा। तो पहला में देखें तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पर देखें -J+1 या -0 आ रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा x है और ये y है, तो आपका मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो -J एंड +K में है, तो इसको -J, तो इसी को y मान लो एंड इसको आप K मान लो। तो यहाँ पर -J है तो हमने -J लिया एंड +K है तो +K कैप लिया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये एंगल 45 डिग्री एंड दूसरी तरफ भी 45 डिग्री। दूसरा -J एंड -K है, तो इसका मतलब -J एंड इधर आ जाएगा -K कैप, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द वेरी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। Polar molecules are molecules having zero dipole moment, acquire a only in the presence of electric field, acquire a dipole moment only when the magnetic field is present, having a permanent electric dipole moment. तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसे यहाँ पर अगर H2O देखें तो इसको आप H प्लस एंड OH माइनस ऐसा ले सकते हैं। तो इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, तो इसके पास डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट इसके पास है। तो ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके पास पहले से अपनी ओन डायपोल मोमेंट होता है उसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि उसके पास खुद की अपनी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, खुद की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। एंड यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है, जैसे आप और भी देख सकते हैं, NaCl ले ले तो यहाँ पर Na प्लस एंड Cl माइनस ऐसा ले सकते हैं। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर देखें, अगर आप नॉन पोलर देखें तो इनिशियली इसकी डायपोल खुद की डायपोल मोमेंट नहीं होता है। इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब इसकी डायपोल मोमेंट क्रिएट होगी, लेकिन खुद की डायपोल मोमेंट नहीं होता है, उसको नॉन पोलर बोलते हैं। यहाँ पर नहीं होने का रीजन ये है कि इसकी सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव एक ही जगह होता है, यानी कि आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लस एंड माइनस ये एक ही जगह होगा, इसीलिए इसकी खुद की डायपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे आप CH4 एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, फ्लूइड मैकेनिक्स से। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d when dropped in a container filled with glycerine
becomes constant after some time if the density of the glycerin is d by 2 and ball की density d है, then the viscous force acting on the ball is, अब अगर देखें इसमें तो आपका अगर बॉल देखें तो इसमें इसकी वेट दोनों डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है mg, एक फोर्स विस्कस फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ एंड एक अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ। अब अगर इसमें नेट फोर्स जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तभी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रह पाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए उस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अब अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब विस्कस फोर्स एंड प्लस अपथ्रस्ट, इस दोनों का सम mg के बराबर होना चाहिए। एंड m को आप vd लिख सकते हैं एंड ग्लिसरीन की डेंसिटी जो है वो आपका, हमें विस्कस फोर्स फाइंड करना है, तो विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू mg एंड माइनस अपथ्रस्ट देखेंगे तो v d बाई टू एंड मल्टीप्लाइड बाई g लिखेंगे, क्योंकि आपको ग्लिसरीन की डेंसिटी d बाई टू दिया हुआ है एंड वॉल्यूम सेम लेंगे, तो यहाँ पर vd की जगह पर m लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये mg एंड माइनस mg बाय टू हो जाएगा, यानी कि विस्कस फोर्स की वैल्यू mg बाय टू हो जाएगा। तो mg बाय टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चंस है ये, एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप अगर फार्मूला को रिकॉल करो तो उससे बहुत इजीली हो जाएगा। एंड अगर देखें जैसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ये 3RT/m होता है, यानी कि दिस इज योर ए ऑप्शंस। प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, अब अगर आप प्रेशर को देखोगे, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, अगर आप प्रेशर को देखें तो यूजुअली आप 1/3 रो एंड VRMS का होल स्क्वायर लिखते हैं। एंड अगर 1/3 एंड रो को मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, VRMS स्क्वायर। एंड यहाँ से अगर PV को लिखना चाहें तो 1/3 एंड टोटल मास को नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल्स ऐसा ले सकते हैं, एंड VRMS R स्क्वायर हो सकता है। तो अगर वॉल्यूम को 1 कर दें तो ये इस फॉर्मेट में आ सकता है। इसका मतलब आपका जो सेकेंड है बी, ये आपका प्रेशर का एक्सप्रेशन हो जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल्स दैट इज 3/2 kT, तो ये ऑलरेडी है, इसमें कुछ नहीं है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड टोटल इंटरनल एनर्जी, अगर आप इंटरनल एनर्जी देखें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप एन CV डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप एन CV T लिख सकते हैं। एंड टोटल इंटरनल एनर्जी 1 मोल बोल रहा है तो 1, एंड डाई एटमिक है तो ये 5/2 R आ जाएगा CV। तो 5/2 RT जो है दैट इज द D, ये आपका D, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो A का देखो, A का Q हो गया, A का Q यहाँ पर है, एंड B का P हो गया, C का S सही है एंड D का R सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर अगर देखें तो वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर at the rate of 50 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. Losses of frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the machine? अब ये कह रहा है कि यहाँ से 60 मीटर के हाइट से जो वाटर फॉल कर रहा है दैट इज एट द रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड।
तो अगर यहाँ पर मान लीजिए टरबाइन है, तो इस टरबाइन को जो पावर इनपुट मिल रहा है, जो पावर इनपुट आपको मिल रहा है, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन हो जाएगा mgh, एंड टाइम को हम 1 सेकेंड ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये 9000 वाट आ गया। लेकिन यहाँ पर पावर लॉस की वैल्यू देखें, अगर आप पावर लॉस की वैल्यू देखें, तो दैट इज 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। तो इसका मतलब 9000 का अगर 10% निकाल दें, तो इतना पावर लॉस हुआ। तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो जो आउटपुट पावर हमें मिलेगा, दैट इज इनपुट पावर में से पावर लॉस को हम माइनस करेंगे। सो दिस इज 1800 वाट। तो इसको आप 8.1 किलो वाट लिख सकते हो। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8.1 किलो वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये। A lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective and astronomical telescope. तो अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखें तो कह रहा है कि उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो लार्ज एपर्चर का है। इसमें से देखना है, तो ये लार्ज एपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। देखिए, आपको अगर ये लार्ज होगा तो ये लार्ज एरिया में लाइट को कलेक्ट करेगा, एंड अगर ये छोटा होगा तो लाइट की कलेक्शंस कम होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। ए लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर द बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ये ऑलरेडी है, ये तो बिल्कुल सही है। एंड ए लार्ज एपर्चर प्रोवाइड्स ए बेटर रिजोल्यूशंस। तो अगर आप रिजॉल्विंग पावर को देखें, ये सपोज करिए कि एक स्टार की पोजीशंस है, ये दूसरे स्टार की पोजीशंस है, और इसके बीच का एंगल सपोज करिए डेल्टा थीटा है, एंड लेट दिस डेल्टा थीटा इज द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू स्टार्स फॉर विच द इमेज इज डिस्टिंक्ट। तो अगर आप इसकी रिजॉल्विंग पावर को देखेंगे तो वो उस एंगल का रेसिप्रोकल होता है, एंड इसकी वैल्यू d अपॉन 1.22 लेमडा होता है, एंड d जहां पर इस डायमीटर है इस एपर्चर की। तो इसका मतलब d जितना बड़ा होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी बड़ी होगी। इसका मतलब ए लार्ज एपर्चर प्रोवाइड्स ए बेटर रिजोल्यूशंस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस है। अब अगर फिर से अगर देखेंगे तो आपको जितने भी पेपर अभी तक डिस्कशन हुई है उसमें सेमीकंडक्टर्स का हर पार्ट में क्वेश्चंस है, किसी पार्ट में एक से अधिक क्वेश्चंस भी है। The electron concentration in n-type semiconductor is the same as the hole concentration in p-type semiconductor. An external field is applied across each of them. Compare the currents in them. तो अगर आप देखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं J इजकल टू सिग्मा ई, सिग्मा जहां पर कंडक्टिविटी है। अब अगर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखें तो दैट इज एन ई एंड म्यू ई